हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के वीडियोस में। और आज हम बात कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2020 की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, उस टेस्ट सीरीज के डिस्कशन की हम चर्चा कर रहे हैं। 23वां टेस्ट जो था उसको हम डिस्कस करेंगे और आज के हमारे टेस्ट का टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास पार्ट 3। ये प्राचीन भारत का आखिरी टेस्ट है और कल से हम मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है उसके टेस्ट का डिस्कशन करेंगे। तो अच्छे से मुझे उम्मीद है आप लोग पढ़ के आए होंगे, अच्छे से आप अपनी तैयारी करके आए होंगे। और प्रश्नों को स्टार्ट करें उससे पहले जिस टेस्ट सीरीज का हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी। एमपीपीएससी प्री 2020 की टेस्ट सीरीज ये हमारी है। 499 रुपए में ये टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है और अभी तक 2000 से ज्यादा स्टूडेंट्स इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो आपके पास अच्छा समय है इन स्टूडेंट्स के बीच में आपकी क्या रैंक आ रही है, आप कितना स्कोर कर रहे हैं, इन सबको जांचने के लिए। तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज। आगे बढ़ेंगे। ये हमारा आप लोगों के लिए एक इनिशिएटिव है। 100 रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस में आप 5000 रुपए फर्स्ट प्राइज के रूप में या 2500 रुपए सेकंड प्राइज के रूप में जीत सकते हैं। क्विज 2020 के नाम से हमारी प्रतियोगिता है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। 24 मई को ये प्रतियोगिता यानी कि कल आपको आयोजित होने वाली है। राइट, अब आगे बढ़ेंगे, टॉपर्स की बात करेंगे। आज के हमारे जो टेस्ट है उसके टॉपर्स जिन्होंने इस टेस्ट में अच्छा स्कोर किया है। पहला नाम किसका है? पहला नाम है अभिषेक मिश्रा का। राइट, 44 नंबर इनके सही है। दूसरा नाम है इसमें शिवम श्रीवास्तव का, 44 क्वेश्चन इनके सही हैं। तीसरा नाम है श्रद्धा सराफ का, 43 क्वेश्चन सही है। और चौथा नाम है इसमें आशीष विजयवार का, 41 क्वेश्चन सही है। और पांचवा नाम है कय्यूम खत्री का, 41 क्वेश्चन इनके सही हैं। तो आपको बधाई, और आप भी चाहते हैं इसी प्रकार से आपका नाम, कमेंट और उत्तर आपको यहाँ पर आया करे। राइट, तो आप लोग जो है अच्छे से टेस्ट दो और आपका नाम इसमें जरूर आ जाएगा। अब बोल रहे हैं हम लोगों ने दिन रात एक कर दिए हैं, पढ़ पढ़ के आप एग्जाम में टॉप करेंगे। वेरी गुड। देखिए रवि राजतिवारी या जो भी ये है, आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। आपके हाथ में केवल एक चीज है, पढ़ना। बाकी सारी चीज में आप लोगों के हाथ में नहीं है। तो एग्जाम होगा आज नहीं तो कल, और आप जब जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन होगा, जो नहीं पढ़ेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब बढ़ जाते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज के हमारे पूरे वीडियो का पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा कि सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी। यहां पर आपको ये बताना है कि सातवाहन वंश की राजधानी कहां थी। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? यहां से मैं आप आज की बात की शुरुआत करता हूं। तो इसकी स्थापना की थी सिमुक ने। ये आपको याद रखना, संस्थापक आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, सिमुक। और सातवाहन कौन थे? सातवाहन कौन थे आपको पता होना चाहिए। राइट, सातवाहन कौन थे? वेरी गुड। सातवाहन जो थे वो गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री, और ये जो है वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। तो ये माता का नाम अपने नाम के पहले लगाते थे, यानी मातृ सत्तात्मक। ये आपको याद रखना, मातृ सत्तात्मक। और ये इनकी राजधानी थी पैठण या प्रतिष्ठान। राइट, कण्व शासक की हत्या करके, कण्व शासक अगर मैं सही से रिकॉल कर पा रहा हूं, सुशर्मा की हत्या करने के बाद में ये जो राजधानी, इसकी स्थापना सिमुक ने की थी। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा, कि प्राचीन भारत के महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे? व्याकरण का मतलब होता है व्याकरणाचार्य, यानी व्याकरण का ज्ञाता, व्याकरणाचार्य। ये आप याद रखेंगे पहली चीज। तो भले ही ये सही है, स्पेलिंग मिस्टेक इसमें नहीं है, इसी प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो व्याकरण जो है पतंजलि किसके समकालीन थे? पहले तो इनके जो व्याकरणाचार्य थे, इनकी पुस्तक का नाम मैं आपको बता देता हूं। इनकी पुस्तक का नाम था महाभाष्य। इनकी पुस्तक था महाभाष्य, व्याकरण की पुस्तक थी। संस्कृत के ऊपर काफी काम इनके द्वारा किया गया था। और ये जो थे पुरोहित थे एक राजा के, इनमें से कनिष्क के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी के थे, या पुष्यमित्र शुंग के थे, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे और इनके समय में अश्वमेघ यज्ञ भी पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये आपको याद रखना है। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न तीसरा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य का महान केंद्र कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका एक और नाम याद रखिएगा, विक्रमादित्य। उपाधि धारण की थी हालांकि इन्होंने विक्रमादित्य की। पूरे भारतीय इतिहास में करीब 14-15 राजा ऐसे हुए हैं जिन लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। राइट,
चलिए ये आप बताइए, तो इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला और साहित्य, इन तीनों का महान केंद्र कौन सा था? तो इन तीनों का महान केंद्र हुआ करता था उज्जैन। ये आपको याद रखना है, उज्जैन वो जगह थी जहां पर उज्जैनी या अवंती, राइट, तो विद्या, कला और साहित्य के क्षेत्र में काफी समृद्ध ये सिटी उस समय हुआ करती थी। तो ये आप याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ जाएंगे, चौथे प्रश्न की बात करेंगे कि साहित्यकार V.A. स्मिथ, इसने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? आप सभी को पता है इस प्रश्न का उत्तर। भारत का नेपोलियन किसे कहा था, ये आप सभी को पता है। क्यों कहा था? क्योंकि उसने विजय की थी। हालांकि इनकी विजय नेपोलियन से ज्यादा बड़ी थी, ज्यादा महान थी, क्योंकि नेपोलियन ने बहुत बाद में की थी, ये इन्होंने स्टार्टिंग में ही, और इन्होंने कोई अपनी जंग हारी नहीं थी, ये आप याद रखिएगा, जबकि नेपोलियन हारा था। तो आपको नाम बताना है कि कौन से वो गुप्त सम्राट थे जिनको भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है, और इनका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है इनका? समुद्रगुप्त। यह आप याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है समुद्रगुप्त। और विजय अभियान इनके द्वारा किए गए थे। दक्षिण भारत में भी विजय अभियान इन्होंने किए और उत्तर भारत में भी इनके द्वारा क्या किए गए? विजय अभियान किए गए। तो दोनों तरफ, भारत के दोनों हिस्सों में, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, दोनों जगह इनके द्वारा विजय अभियान किए गए थे। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां आएगा कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? क्या आप भारत के राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से इस वर्ष का सन बता सकते हैं कि इस वर्ष कौन सा सन चल रहा है? जरा अगर आप लोग बता पाए तो कमेंट करके बताइएगा कि इस वर्ष कौन सा सन चल रहा है भारत के राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से, राइट? तो कमेंट करके बता सकते हैं आप लोग कि कौन सा हमारा इस वर्ष का सन चल रहा है। बताएं जरा आप लोग कमेंट करके। कौन सा सन चल रहा है ये कमेंट करके आप बताइए। गुड, देखिए गुड। अब गलत बता रहे हैं आप लोग सब, अधिकतर लोग गलत बता रहे हैं। आप जो सन बता रहे हैं 2075 2000, ये विक्रम संवत के हिसाब से बता रहे हैं, जबकि इस प्रश्न का जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग हमने एक्सेप्ट किया था, जिसमें चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ ये सब माह होते हैं, ये शक संवत के हिसाब से किया था। किसके हिसाब से किया था? शक संवत के हिसाब से ये किया था, राइट? 78 ईस्वी में, 78 ईस्वी में। तो अभी हमारे पास में क्या चल रहा है? 2020। 2020 से आप क्या करें? 78 को घटा दें, घटाइए 2020 से 78 को, जो आंसर आएगा वो हमारा अभी राष्ट्रीय संवत चल रहा है, राइट? 2020 से 78 को आप घटाएंगे, कितना आएगा? 1942। कितना आएगा? 1942। अगर मेरा गणित सही है तो ठीक कर देना, हो सकता है गणित गड़बड़ भी हो सकता है। वेरी गुड, 1942। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ये 6वां प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, पहली चीज ये आप याद रखेंगे, राइट? कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर, आज का पेशावर। पुरुषपुर यानी आज का पेशावर, जो कि पाकिस्तान में है। अब कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार इनमें से कौन कौन से थे वो आपको बताना है। तो हम क्या करते हैं, अगर नाम नहीं पता है तो हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हटाने का काम करते हैं। जैसे कालिदास, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे, तो ये क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। तो ये ऑप्शन यहां से हट गया। वराहमिहिर, ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में थे, तो यहां से भी हट जाएंगे। चरक और सुश्रुत दोनों के चिकित्सक थे, साहित्यकार नहीं थे। तो हमारा आंसर क्या बचेगा? अकेला नागार्जुन और अश्वघोष। नागार्जुन रसायन शास्त्री भी थे और साहित्यकार भी थे, इसके अलावा अश्वघोष। दो आप याद रखेंगे, दोनों क्या थे? अपने समय के बड़े साहित्यकार हुआ करते थे, कनिष्क के दरबार में थे, राइट? आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 7वां प्रश्न, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की एक नई शैली का विकास हुआ था, और उस शैली में किन दो शैलियों का मिश्रण था? क्या वो भारत और इस्लामिक शैली का मिश्रण था, यानी कि इंडो इस्लाम शैली से बनी हुई मूर्तियां थी? क्या वो भारत फारस शैली थी, इंडो पर्शियन स्टाइल की मूर्तियां थी? क्या वो भारत और चाइनी यानी इंडो चाइना स्टाइल की थी, या वो इंडो ग्रीक थी? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि गांधार शैली, गांधार में विकास हुआ था, खासकर कुषाण के समय में इसका विकास हुआ था, कुषाणों के काल में। और उस समय महात्मा बुद्ध की काफी सारी मूर्तियां इसमें बनी हैं। तो विशेष विषय वस्तु भी अगर आपसे पूछी जाए तो महात्मा बुद्ध,
अगर आपसे गांधार शैली की विषय वस्तु पूछी जाए तो आप महात्मा बुद्ध आंसर देंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है इंडो ग्रीक। इस प्रकार से आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं कि ये जो लगती है कि जो यूनानी देवता हैं उनसे काफी कुछ मिलकर ये मिलजुल के बनाई जाती थी। काफी अच्छा अलंकरण किया जाता था। जो शरीर था, शरीर में विशेष भराव होता था। आप देख पा रहे होंगे सुंदरता पे विशेष ध्यान दिया जाता था। तो ये थे। और इन पर जो जिस पत्थर पे बनाया जाता था वो स्लेटी पत्थर होता था। राइट, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक और मथुरा शैली थी, उसमें इतनी ज्यादा साज सज्जा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, वो सिंपल बनाई जाती थी। तो ये आपको याद रखना है। और उसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था, यहां पर किसका? स्लेटी पत्थर का इस्तेमाल होता था। तो दोनों अलग अलग क्या है चीजें हैं। अब बात करेंगे अगले वंश की कि चेदी वंश का शासक था खारवेल। ये कहां का महानतम शासक था? खारवेल। खारवेल के बारे में आपको जानकारी मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से। हाथी गुम्फा अभिलेख। तो आपको यह भी याद रखना है कि किस अभिलेख से किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख हमें खारवेल के बारे में जानकारी बताता है। इसने अपने राज्य में एक नहर भी बनाई थी। और नंद वंश का शासक, एक बार क्या हुआ था, महापद्मनंद जो था, इनके यहां से एक जैन की मूर्ति, जिन की मूर्ति ठहराया गया था, जैन धर्म को मानने वाला था, जैन धर्म की मूर्ति उठा के ले गया था। तो उसने बाद में अपने समय में, काफी समय के बाद में फिर से मगध पर आक्रमण किया था और वो जैन धर्म की मूर्ति अपनी वापस लेके आया था। राइट, तो आप ये याद रखेंगे। और ये कलिंग का शासक था। कहां का शासक था? कलिंग का शासक। और दक्षिण भारत में पांड्य शासक को हराकर उससे हल भी चलवाया था। गधे की जगह पर उसको जोत कर हल चलवाया था। तो ये आप याद रखेंगे। कौन था? खारवेल चेदी वंश का शासक था। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे कि आर्यभट्ट और कालिदास की किस गुप्त शासक के दरबार में थे? आर्यभट्ट और कालिदास मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ये जो एक इनमें से गुप्त शासक थे जो इनके दरबार में क्या हुआ करते थे, नौ रत्न आप कह सकते हैं। राइट, 9 रत्न आप कह सकते हैं। 9 रत्नों की एक पूरी सभा थी और उन्हीं में शामिल थे आर्यभट्ट भी, कालिदास भी, वराह मिहिर भी, उसी में और भी लोग शामिल थे, बेताल भट्ट शामिल थे। राइट, तो ये कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको हम सामान्य रूप से विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 10वां प्रश्न कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो पहले तो ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किस सम्राट के बारे में है, ये मैं आपको बता दूं, ये समुद्रगुप्त के बारे में है। किसके बारे में है? समुद्रगुप्त के बारे में है। पहली चीज तो आप ये याद रखें। तो किसके द्वारा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की स्थापना की गई थी? इलाहाबाद में ये स्थित है और इसकी जो स्थापना की गई थी हरिसेन ने। राइट, हरिसेन ने। किसकी प्रशस्ति लिखी हुई है? समुद्रगुप्त की। हरिसेन कौन थे? दरबारी कवि थे। आप इसको यहां पर देख सकते हैं। तो इस प्रकार का ये जो है, और इस खंबे के ऊपर, इस स्तंभ के ऊपर क्या है? गोदकर लिखा गया है। राइट, तो ये आपको याद रखना है कि हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करें उससे पहले ये हमारी टेस्ट सीरीज जिसका हम आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं 499 में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 125 टेस्ट इसमें आपको आयोजित किए जाएंगे। और अभी हम इतिहास के टेस्ट का डिस्कशन कर रहे हैं। एमपी के टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है। हम 50 प्रश्नों में से 20 प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। बाकी अगर आपको प्राप्त करना है तो आप कहां जा सकते हैं? एप्लीकेशन पर जाइए, टेस्ट सीरीज लीजिए और 399 में आपको जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम 11वें प्रश्न की कि गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख एवं सर्वाधिक प्रकार की मुद्राएं किस शासक की मिली हैं? गुप्त शासकों ने सबसे ज्यादा मुद्राएं और अभिलेख किस शासक के समय के मिले हैं, ये आपको बताना है। और इस प्रश्न का सही उत्तर, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल वाली बात नहीं है, कुमारगुप्त है। राइट, याद रखेंगे कुमारगुप्त इंपॉर्टेंट नाम है गुप्त शासकों में। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाएगा और ये 12वां प्रश्न है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? इनमें से कौन सा मंदिर है जो गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर माना जाता है, यह आपको बताना है। देखिए, आपको बता दूं, ये सभी के सभी मंदिर जहां दिए गए हैं वो गुप्त समय के ही हैं, क्योंकि गुप्त समय के समय से ही मंदिरों का निर्माण स्टार्ट हुआ था। जैसे भूमरा का शिव मंदिर जो है, भूमरा का जो शिव मंदिर है ये कहां पर है? सतना जिले के अंदर है। तिगवा का विष्णु मंदिर की बात करें, राइट,
ये भी मध्य प्रदेश में भीतरगांव मंदिर। तो ये आपको याद रखना है कि इन मंदिरों का निर्माण, तो इनमें से जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ कहां पर है? ललितपुर में, राइट, ललितपुर में, झांसी में नहीं, ललितपुर में है ये देवगढ़ का। और इस प्रकार का दिखाई देता है बुंदेलखंड में दशावतार मंदिर। सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान विष्णु के 10 अवतारों को ये मंदिर समर्पित है। आगे बढ़ेंगे, बात 13वें प्रश्न की होगी। महरौली, महरौली कहां पर है? दिल्ली में। यहां पर एक लौह स्तंभ है और इस लौह स्तंभ की स्थापना किसने की थी, यह किस शासक के विषय में जानकारी इस स्तंभ से हमें मिलती है, यह आपको बताना है। जो महरौली का कंपाउंड है, यानी कि जहां पर कुतुब मीनार वगैरह है, वहीं पर यह स्तंभ है। और बड़ी बात है कि करीब इसको 2000 साल होने के आसपास आ गए हैं, 1800-1900 साल। इसमें इसका जो लोहा है उसमें जंग अभी तक नहीं आई है। तो क्या शानदार टेक्निक उस समय की रही होगी, इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। और ये जो है चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ये आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार का ये तस्वीर में आप देख पाएंगे। ये वो महरौली का लौह स्तंभ है जो पिछले 1600-1700 सालों से खड़ा हुआ है और कोई इसमें किसी प्रकार की रस्ट जिसे हम कहते हैं, जंग जिसे कहते हैं, इस पर नहीं आई है। राइट, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 14वां प्रश्न है कि हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की थी? तो ये एक दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? हर्ष के, हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के क्या थे? ये दरबारी कवि, ये आप याद रखेंगे। तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा रचना की गई थी। किसकी रचना की गई थी, जरा कमेंट करके बताओ मुझे। इनमें से इनकी हर्षचरित और कादंबरी की रचना किसने की थी? तो ये रचना की गई थी बाण भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? बाण भट्ट के द्वारा। इनके दरबारी कवि थे हर्ष के। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। 15वां प्रश्न होगा कि 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? याद रखना आपको, 5वीं बौद्ध परिषद, क्योंकि 4 बौद्ध परिषद, तो जब 4 बौद्ध संगीति पहले ही आयोजित हो गई थी, उसके बाद में 5वीं बौद्ध परिषद इनमें से एक शासक के द्वारा समय में आयोजित की गई थी। और हिंट के लिए मैं बता दूं, उस समय चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। उसी समय की बात है जब ह्वेनसांग भारत आया था। किसके समय में ह्वेनसांग भारत आया था? तो यहां पर यह प्रश्न भी बन सकता है। और उस शासक की राजधानी क्या थी, यह भी प्रश्न बन सकता है। राइट, तो वो शासक हुआ करता था हर्ष, और राजधानी क्या थी? थानेश्वर। तो ये आप याद रखेंगे, थानेश्वर राजधानी हुआ करती थी। ह्वेनसांग जो था इस बौद्ध संगीति का या बौद्ध परिषद का अध्यक्ष था। आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 16वां प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती आगमन को किसने रोका था? दक्षिण का अभियान करने के लिए हर्ष जाना चाहता था। हर्ष चाहता था दक्षिण भारत को जीते, लेकिन इनमें से एक दक्षिण भारत के राजा ने उसके इस अभियान को रोक दिया था। तो आप कमेंट करके बताएं उनमें से कौन था ये? तो ये थे पुलकेशन द्वितीय। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। पुलकेशन द्वितीय वो शासक थे जिन्होंने नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को हरा दिया था। राइट, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न की बात करेंगे। 17वां प्रश्न कि राजा हर्षवर्धन अपनी राजधानी से स्थानांतरित की थी, तो उन्होंने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? इसके बारे में एक छोटी सी कहानी ये है कि राजा हर्ष जो थे उनके एक बड़े भाई थे। राइट, उनके हर्ष के बड़े भाई थे, इनकी बहन थी राजश्री, और उसका विवाह मोखरी शासक थे कन्नौज के, उनके साथ में हुआ था। शशांक करके एक व्यक्ति हुआ करता था, यह एक राजा था बंगाल का, और उसने क्या किया था, चेदी वंश के शासक के साथ में मिलकर किसको हरा दिया था? इस हर्ष के जीजा जी यानी कि देवश्री के पति को हरा दिया। देवश्री भाग गई, जंगलों में गई, सती होने वाली थी। हर्ष ने ढूंढा उसकी बहन को, उसको बचाया, और बचाने के बाद में उसको हराया, कन्नौज को फिर से वापस लिया, जो उसके दामाद यानी कि उसके जीजा जी का राज्य था उसको वापस लिया, और खुद थानेश्वर और कन्नौज में शासन करने लगा राजश्री के विवाह पर। तो कन्नौज पहले राजधानी थी थानेश्वर, वहां से ले गया कन्नौज। ये एक शॉर्ट में मैंने आपको कहानी सुना दी, सिंपल सी, ताकि आपको समझ में आ जाए। राइट, राज्यवर्धन बड़ा भाई था, बिल्कुल सही है। तो थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी को शिफ्ट किया था। किसके द्वारा शिफ्ट किया गया था? हर्षवर्धन के द्वारा। अगला प्रश्न, सम्रांग सूत्र की रचना किसने की थी? ये एक पुस्तक है, इस पुस्तक के रचयिता कौन थे? इनमें से एक राजा थे, वो बड़े महान राजा थे, और मध्य प्रदेश के तो बड़े ही महान राजा थे, बड़े महान राजाओं में उनकी गिनती होती है। राजा भोज, राइट, परमार राजा भोज, इनके द्वारा सम्रांग सूत्र की रचना की गई थी। और भी काफी सारी पुस्तकों की रचना इनके द्वारा की गई थी। राइट, ये आप याद रखेंगे।
अगला प्रश्न आपके सामने 19 वाक्य, पुरी में स्थित कोणार्क का विशालतम सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? गंग वंश का वहां पर शासन था उड़ीसा में, ये आपको याद रखना है। और इन्हीं में से एक राजा ने क्या किया था, इन्हीं में से एक राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर की स्थापना की थी और उस राजा का नाम है नरसिंह प्रथम। ये आप याद रखेंगे, नरसिंह प्रथम स्थापत्य के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ये मंदिर है। आगे बढ़ जाएंगे अगले प्रश्न की बात, 20वां कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण करना शुरू कर दिया था? तो इनमें से कौन थे? क्या वो इंडो ग्रीक थे, क्या शक थे, क्या कुषाण थे या सातवाहन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कुषाण शासकों ने भी सीजर की उपाधि धारण करना प्रारंभ कर दिया था। राइट, तो ये हमारा पूरा सेशन था। मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफी अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। मैंने कोशिश की अच्छे से आपको सारी चीजें समझाने की। अगली क्लास में हम मध्यकालीन भारत के इतिहास की बात करेंगे, खासकर अरबों का आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से देखना और तैयारी करके आना, क्योंकि बिना तैयारी करे आओगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। राइट, और पूरा फायदा इस टेस्ट सीरीज का लेना चाहते हो तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ज्वाइन कर लो। 499 रुपए में अवेलेबल है। 125 टेस्ट इसमें आपको टोटल मिलेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट चल रहे हैं तो जो पढ़ते जाओ उसका टेस्ट लगाते जाओ। सबसे अच्छा ये इंतजार मत करो कि जब पूरा पढ़ेंगे तो टेस्ट लगाएंगे। पढ़ते जाओ, टेस्ट लगाते जाओ और आपको समझ में आएगा कि आपने तो पूरा ही पढ़ लिया है। और जिन लोगों ने नोट्स ज्वाइन लिए हैं उन लोगों के लिए 399 रुपए में है। अभी भी अगर आप नोट्स लेंगे तो 998 रुपए में नोट्स मिल जाएंगे और फिर ये टेस्ट सीरीज आपको 399 में ही मिलेगी। सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, कैसे नोट्स हैं वो आपको बाकी स्टूडेंट्स बता देंगे और ये हमारा फुल कोर्स है। राइट, चलिए ओके। ये हमारी एक क्विज चल रहा है जहां आपको 5,000 रुपए कैश प्राइज और 2,500 रुपए का कैश प्राइज जीतने का पूरा मौका है, क्विज 2020 के नाम से। और रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज है। 24 तारीख को टेस्ट होगा यानी कि कल, और इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। ये था आज का हमारा पूरा वीडियो। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा। आप भूगोल, चलिए देखते हैं कुछ स्टार्ट कर पाए तो। हाँ, कल टेस्ट होगा। अभी कोई संडे वनडे नहीं, क्योंकि अभी तो पूरी संडे चल रहे हैं। नोट्स बहुत जल्दी अभी लगभग हमारी फाइनल बात हो गई है। कुरियर लगभग स्टार्ट होने वाला है। जैसे स्टार्ट होगा 2-3 दिन में आपके नोट्स सब डिस्पैच कर दी जाएंगे। यहाँ से इंदौर से लगभग प्रोविजन मिल गई है और कुरियर स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों के लिए अच्छी खबर है ये। चलिए, थैंक यू वेरी मच।